हाय हेलो एवरीवन। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं। सो देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा बैंक का एंड आगे का क्या आउटलुक बनता है। और अगर मैं इन्वेस्टर हूं या मैं शेयर होल्डर हूं इस बैंक का, या मुझे इसके स्टॉक में इंटरेस्ट है, तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस बैंक से, किन किन चीज़ों पे मुझे फोकस करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो इनका बिजनेस मॉडल हमने बहुत बार कवर किया है पास्ट में। वी नो कि 2018 में जो कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी थी उसका मर्जर हुआ आईडीएफसी बैंक के साथ में। देन 2018 में ये बैंक स्टार्ट हुआ। इनिशियल ईयर्स में बहुत सारे चैलेंजेस थे इस बैंक के लिए। लाइक जो आईडीएफसी बैंक था, उनका डिपॉजिट बुक का साइज बहुत छोटा था एंड उसके अगेंस्ट में लोन बुक का साइज बहुत ज़्यादा था। डिपॉजिट बुक में भी होलसेल डिपॉजिट थे, रिटेल डिपॉजिट का शेयर बहुत कम था, अराउंड 20-25% के आसपास। देन जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी उस बैंक की वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से उस बैंक के मार्जिन बहुत ज़्यादा कम थे। प्लस जो वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते थे लोन के ऊपर, अच्छा उसमें भी वो मेनली लोन कौन सा देते थे, इंफ्रा लोन देते थे एंड उसमें एनपीए का बहुत ज़्यादा इशू था। यील्ड बहुत कम थे। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे इनिशियल ईयर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। बट हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों में इस बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में एक काफ़ी अच्छा ब्रांड बन के निकला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे इस बैंक का, पिछले 2-3 क्वार्टर्स अगर हम देखें, तो थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है इस बैंक के लिए, स्पेशली इनके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को लेकर के। ये बैंक लास्ट ईयर ये प्रॉफिटेबल हुआ ये बैंक। उसके बाद से कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स आए हैं, लेकिन जो ग्रोथ है प्रॉफिट की वो काइंड ऑफ स्टक हो गई है बैंक में। तो उसको लेकर के भी थोड़ा कंसर्न है मार्केट में। सो उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर हम इनका रिजल्ट देखें कि फर्स्ट क्वार्टर में बैंक ने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं, सो ये इनका इन्वेस्टर पीपीटी है। तो अगेन इसमें अगर आप इनिशियली देखोगे तो बैंक ने वही चीज़ों पे फोकस किया है कि क्या हमारे चैलेंजेस थे, कैसे हमने ग्रो करा। जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आप देखोगे आईडीएफसी बैंक के, तो सिर्फ 206 ब्रांचेस थे इस बैंक के। आज के टाइम पे 955 ब्रांचेस है इस बैंक के। तो ऑलमोस्ट 4x ग्रोथ इस बैंक ने करी है अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस में पिछले 5 से 6 साल के अंदर। एंड उसमें भी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन करा है। मतलब जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम देखते हैं कि कोई किसी बैंक के ब्रांचेस एक पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा होते हैं या एक पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं, वैसा नहीं है। इस बैंक ने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन किया है, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, सेंट्रल में, हर एक रीजन में ठीक ठाक कंसंट्रेशन प्रेजेंस अपना इंक्रीज किया है बैंक ने। देन ये इसी पॉइंट का हम बात कर रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है पिछले 5-6 साल में, वो है इस बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर। सो 38% से इस क्वार्टर में भी बैंक का डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टरली नंबर भी देखोगे तो ये ग्रोथ 6% की आई है। मतलब अगर हम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें जून के क्वार्टर को, तो 6% की ग्रोथ आई है बैंक के डिपॉजिट बुक के अंदर। हमको पता है कि अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज जो बैंक से डिपॉजिट है वो आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है एंड जो सेबी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी बोला इस बात को कि जो बैंक से जो सेविंग जो है डिपॉजिटर्स का, वो आज के टाइम पे शिफ्ट हो रहा है कैपिटल मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में, आपका स्टॉक्स में, एफ एंड ओ में। बिकॉज धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है सबको कि बैंक का सेविंग अकाउंट है या बैंक की जो एफडी है उसमें आपको इन्फ्लेशन बीट करने वाले रिटर्न कभी भी नहीं मिल सकते। आपका पैसा जो है उसकी वैल्यू डी ग्रो हो रही है। सो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है आज के टाइम पे कैपिटल मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे बैंक्स के लिए कि वो मार्केट से डिपॉजिट लेकर के आए। हम देख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 8-8%, 9-9% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। कई सारे ऐसे बैंक्स आप देखोगे जो सेविंग अकाउंट पे भी आज के टाइम पे 6-7% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज डिपॉजिट आ ही नहीं रहा है उनके पास। तो ऐसे टाइम में अगर कोई बैंक लगातार 38-40% का ग्रोथ रिपोर्ट करता है अपने डिपॉजिट बुक के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस बैंक के लिए। नाउ ऑफ कोर्स अब हमको दूसरी चीज इसमें क्या देखनी है कि डिपॉजिट की क्वालिटी क्या है। मतलब ठीक है, डिपॉजिट बुक आपका 40% से ग्रो कर रहा है, लेकिन कहीं वो डिपॉजिट बल्कि डिपॉजिट तो नहीं है, कहीं वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट तो नहीं है। जैसे हमने बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, होलसेल डिपॉजिट लेकर के आ रहे हैं। अपना अपना जो रिटेल कस्टमर है उनको एफडी के ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, 9%, 9.5% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं एंड वहां से वो अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो कर रहे हैं। बट वो क्वालिटी ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आप सोचो आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितना ज्यादा बढ़ गया अगर आप एफडी के थ्रू अपना डिपॉजिट बुक ग्रो कर रहे हो। 8% से तो आप पैसा ही उठा रहे हो मार्केट से। तो डेफिनेटली अगर आपको बीच में 4-5% का मार्जिन रखना है,
तो आपका जो लोन है वो मिनिमम 12-13% से तो स्टार्ट होना चाहिए। तो उससे बेटर है कि कस्टमर किसी एनबीएफसी से लोन ले लेगा, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट तो उसको सिमिलर पड़ रहा है। तो एक बैंक के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगा अगर वो 8-7% पे अपना डिपॉजिट बुक उठाएगा मार्केट से, तो उसको मार्जिन मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो वहां पे अगर आप आईडीएफसी बैंक को देखो तो एक तो इनका ये 38% का ग्रोथ डिपॉजिट का बहुत अच्छा है, प्लस ये इनका क्वालिटी ग्रोथ है। क्वालिटी ग्रोथ कैसे है? 44% जो ग्रोथ है इनका, वो रिटेल डिपॉजिट, मतलब रिटेल डिपॉजिट का 44% ग्रोथ आया है ऑन अ वाई बेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक कॉर्पोरेट से या होलसेल डिपॉजिट लेकर के नहीं आया है, ये बैंक ने रिटेल कस्टमर्स के थ्रू डिपॉजिट को ग्रो किया है। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप इनका ये 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे रिटेल डिपॉजिट का, तो इस बैंक ने 63% से अपने रिटेल डिपॉजिट्स को बढ़ाया है पिछले 5 साल के अंदर। ये ग्रोथ रही है इनके रिटेल डिपॉजिट की। दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ है? कासा डिपॉजिट सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है एक बैंक के लिए, चीप डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, बिकॉज सेविंग अकाउंट पे आप कितना हार्डली 3-4% इंटरेस्ट रेट देते हो, करंट अकाउंट तो आपका ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट रेट होता है, तो सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है। कासा ग्रोथ आज के टाइम पे हम बड़े से बड़े बैंक्स का देख रहे हैं कि हर एक क्वार्टर में बहुत ही एवरेज ग्रोथ आ रही है। वहां पे आप अगर आईडीएफसी बैंक का देखोगे तो अगेन इसमें भी 36% की ग्रोथ है वाई, और 3% क्वार्टरली ग्रोथ रिपोर्ट करी है बैंक ने अपने कासा डिपॉजिट के अंदर। तो अगर आपका कासा इतनी तेजी से ग्रो करता रहेगा तो आपके मार्जिन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, मतलब ये नहीं है कि आपका मार्जिन लगातार नीचे आता जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि आपकी एक वैल्यू बढ़ती है मार्केट में, आप मार्केट शेयर गेन करते हो मार्केट के अंदर, बिकॉज जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं, उनका कासा बुक डीग्रो हो रहा है, प्लस आपका कासा बुक जो है वो लगातार ग्रो करता जा रहा है। एंड इसकी वजह से अगर आप इस बैंक का कासा रेशियो भी देखोगे तो वो 46.6% के आसपास है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको हार्डली कोई एक दो ऐसे बैंक दिखेंगे जिन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर अपने कासा रेशियो को सस्टेन रखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन कुछ बैंकों में से है जो पिछले 3 साल से इसने 45% से ज्यादा का कासा रेशियो मेंटेन किया है। सो अगेन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए। और अगेन इसमें भी एक और पॉइंट है, पहले तो ये बैंक 6% के आसपास इंटरेस्ट रेट देता था सेविंग अकाउंट के ऊपर, जब इनको डिपॉजिट बुक इनिशियली ग्रो करना था, एक ब्रांड बनाना था। लेकिन पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा कि बैंक ने अपना लगभग 1 लाख के आसपास जो डिपॉजिट होता है इनका सेविंग अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम कर दिया था, 3% के आसपास कर दिया था। अब बैंक ने जो 5 लाख तक के डिपॉजिट होते हैं इनके, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया है, अब उस पर भी सिर्फ 3% ऑफर ऑफर करता है बैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लगातार इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो, मतलब कस्टमर को जो इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हो वो कम दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपका डिपॉजिट ग्रोथ सॉलिड है, और वो भी रिटेल डिपॉजिट के थ्रू वो ग्रोथ आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये एक एक ऑटोमेट मोड पे इनका डिपॉजिट ग्रोथ चल रहा है। और मैनेजमेंट ने भी लास्ट 1-2 क्वार्टर में आप सुनोगे तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने डिपॉजिट बुक की ग्रोथ को लेकर के दिखाया है, एंड इस पे अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैंक की। देन इनका इससे हुआ क्या है कि रिटेल डिपॉजिट का शेयर अगर आप देखोगे आईडीएफसी का, तो आज के टाइम पे 80% डिपॉजिट इस बैंक के पास जो है वो रिटेल डिपॉजिट है, और 20% जो है वो आपका होलसेल डिपॉजिट है। अगर हम मर्जर के टाइम पे देखें, मतलब जब ये बैंक स्टार्ट हुआ था, तब बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो था इनके लिए। 73% डिपॉजिट जो था वो इनका होलसेल से आता था, और सिर्फ 27% रिटेल डिपॉजिट था। तो 5-6 साल के अंदर इस बैंक की अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कि रिटेल डिपॉजिट लगातार ग्रो हुआ है। 80% आज इनके पास रिटेल डिपॉजिट है, और होलसेल डिपॉजिट लगातार कम हुआ है। तो इसका बेनिफिट कहां पे मिला है बैंक को? बोरोइंग्स के अंदर। अगर आप इनका ये लीगेसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखोगे जो हाई कॉस्ट है, मतलब इस पे बैंक को काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है मार्केट को, ये बैंक ने लगातार कम किया है। आज के टाइम पे इसकी वैल्यू ओवरऑल सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास है। एंड लीगेसी इंफ्रा बॉन्ड हो, सबको सबको आप देखो जो हाई कॉस्ट बोरोइंग है सब में डी ग्रोथ हुआ है, एंड जो कस्टमर डिपॉजिट है, जो सस्ता डिपॉजिट है, वो लगातार ग्रो हुआ है बैंक के लिए। तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होता है, कॉस्ट ऑफ फंड कम होता है, एंड आपका मार्जिन बेटर होता है, मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये वाला पार्ट बैंक ने अगेन काफी अच्छे से किया है। देन ये इन्होंने गाइडेंस दिया है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज हमको इससे ये पता चलता है ये जो इनका हाई कॉस्ट बोरोइंग है, इंफ्रा बॉन्ड, लीगेसी बॉन्ड, बाकी के जो बॉन्ड्स और रिफाइनेंस हैं, ये इन पे कितना कॉस्ट जा रहा है इनका,
और ये कब तक बैंक का खत्म हो जाएगा। तो बैंक ने क्या गाइडेंस दिया है कि FY26 तक इनका सिर्फ 819 करोड़ के आसपास का इंफ्रा बॉन्ड रहेगा, और FY26 के बाद में इनका ये सारा जो हाई कॉस्ट लीगेसी बॉन्ड है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद एक बड़ा रोल क्या होने वाला है इस बैंक के लिए। आज इस बैंक के पास दो बड़े प्रेशर हैं। पहला, इनका जो पुराने जो बॉन्ड्स हैं, लीगेसी बॉन्ड्स हैं, उनको रीपे करने के लिए इनको मार्केट से फोर्सफुली डिपॉजिट बुक ग्रो करना ही पड़ता है। मतलब आपको अब तो खैर ब्रांड बन गया आईडीएफसी, लेकिन अगर आप इनिशियल ईयर्स की सोचो तो बैंक को हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करके भी मार्केट से डिपॉजिट लेके आना पड़ता था, क्योंकि इनको अपना पुराना लीगेसी जो इनका बॉन्ड है, जो बोरोइंग है, उसको रीपे करना है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है आज के टाइम पे बैंक के ऊपर। दूसरा प्रेशर क्या है कि ऑफ कोर्स आप लोन दे रहे हो, तो लोन देने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी डिपॉजिट बुक चाहिए। सो बैंक ने इसको बार बार अपने कॉन कॉल में कहा है कि FY26 के बाद से सबसे बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर से हट जाएगा कि हमको हमारा जो लीगेसी हाई कॉस्ट बोरोइंग है उसके लिए कुछ भी मार्केट से फोर्सफुली उठाना नहीं पड़ेगा। डिपॉजिट बुक को कोई फोर्सफुली ग्रो करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उतना ही डिपॉजिट चाहिए होगा जितना हम लोन बुक का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर इस बैंक से हट जाएगा, एंड डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो मार्जिन और कॉस्ट ऑफ फंड वगैरह पे पड़ेगा ही। देन ये इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। इसका मतलब क्या है, ये हमने बार बार आरबीआई से भी सुना है कि बैंक्स आज के टाइम पे लोन ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में मार्केट से डिपॉजिट बहुत कम उठा पा रहे हैं वो। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, बैंक्स के पास में लोन बुक ज्यादा बढ़ जाता है और डिपॉजिट बुक कम हो जाता है, तो लिक्विडिटी का अगेन फिर से प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज कल को चल के बैंक को फोर्सफुली अपना लोन बुक का ग्रोथ कम करना पड़ेगा और डिपॉजिट बुक का ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे आप हर एक बैंक को देखोगे, इनफैक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो 100% से भी ज्यादा है। बहुत सारे टॉप क्लास बैंक्स है जिनका 80-90% के आसपास का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। बट वहां पे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखोगे तो 137% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो था इनका जब ये बैंक स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम पे वो सिर्फ 98% के आसपास है। एंड इसमें भी अगर आप इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे पिछले एक साल में, मतलब जो ये बैंक फ्रेश लोन और फ्रेश डिपॉजिट जो ला रहा है अपने बैंक के अंदर, उसका वो इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इस बैंक का सिर्फ 72% है। आई थिंक टॉप बैंक्स में आपको एक HDFC, ICICI, कोटक, ये दो तीन ऐसे बैंक दिखते हैं जिनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो थोड़ा बहुत हेल्दी लेवल्स पे है। अदरवाइज बाकी सारे बैंक्स का आरबीआई ने बार बार बोला इस चीज को कि आपको अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट पे भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है बैंक का। एंड अगेन इसका मेन रीजन वही है कि बैंक ने बहुत बड़ा एडवांटेज गेन किया अपने डिपॉजिट बुक के अंदर। देन इनका लोन का पोर्टफोलियो वी नो की डाइवर्सिफाइड लोन बुक है बैंक के पास में। हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में बैंक लोन देता है। मेनली अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी का जो फोकस होता है वो रिटेल, रूरल और एसएमई, इन तीन सेगमेंट्स के ऊपर फोकस होता है आईडीएफसी का। और जो इंफ्रा का लोन है वो इनका लीगेसी लोन है, उसको लगातार बैंक कम करता जा रहा है अपने टोटल लोन बुक के अंदर। सो ये इन्होंने वही स्लाइड दिया है कि इंफ्रा लोन पहले इनका 37% होता था, आज के टाइम पे 1.3% के आसपास है। एंड धीरे धीरे जैसे बाकी का शेयर बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे आप देखोगे ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। देन ये इनका क्रेडिट अंडर राइटिंग है, तो बैंक का कहना है कि कैश फ्लो बेस हम अंडर राइटिंग करते हैं, प्लस उसमें जो डेबिट का इंस्ट्रक्शन है वो हम मैंडेटरी करते हैं। मतलब अगर किसी कस्टमर ने लोन लिया है तो उसका जो ईएमआई का जो डिडक्शन होगा वो हम मैंडेटरी कर देते हैं उसके बैंक अकाउंट में, सो दैट जो बाउंस रेट है चेक वगैरह का वो बहुत कम हो जाता है हमारे लिए। और क्योंकि हमारा फिल्ट्रेशन काफी स्ट्रांग है, इसीलिए 40-60% जो है लोन वो हमारे रिजेक्ट अप्रूव होते हैं। मोस्टली लोन हम रिजेक्ट कर देते हैं, लोन एप्लीकेशन मोस्टली हम रिजेक्ट कर देते हैं। देन ये इनका वही फर्स्ट ईएमआई बाउंस का डेटा है, पहले 7% होता था, अब 5% है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि बैंक आज के टाइम पे जो नया लोन उठा रहा है उसकी अंडरराइटिंग काफी अच्छी है, मतलब उसमें बाउंसेस वगैरह बहुत कम आ रहे हैं। ये एक और काफी अच्छा स्लाइड है इस बैंक के लिए, कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर। तो अगर आप आईडीएफसी का कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखोगे पिछले 2 साल का, तो ये कंसिस्टेंटली 99% के आसपास रहा है हर एक मंथ में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज लैंडिंग में बहुत सारे साइकिल्स आते हैं बीच में। इनफैक्ट अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में ही देखोगे तो Q1 जो है वो थोड़ा सबसे वीक क्वार्टर होता है किसी भी एक लैंडिंग बिजनेस के लिए, बिकॉज ग्रोथ भी कम रहती है, प्लस थोड़ा बहुत मॉनसून वगैरह की वजह से डेलिक्वेंसी ज्यादा रहती है, मतलब एनपीए के नंबर थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं।
लेकिन अगर हम आईडीएफसी बैंक का ये नंबर देखते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी का, तो पिछले 2 साल के अंदर इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर बिल्कुल स्टेबल रहा है, 99% के आसपास रहा है। इसीलिए हमने इनकी एसेट क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव फ्लक्चुएशन भी नहीं देखा है। देन ये है प्रॉब्लम वाला पार्ट, इस पे हमको फोकस करना है। सो जेएलजी कलेक्शन मतलब क्या, माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो। वही जो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप रूरल एरियाज में जो वुमेन को, जो ग्रुप ऑफ वुमेन को जो लोन देते हैं, वही वाला पोर्टफोलियो है आईडीएफसी बैंक का। इसमें प्रॉब्लम आया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया है? सो बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टोटल लोन बुक है, उसका 6% लोन जो है वो ये माइक्रो फाइनेंस के अंदर देते हैं। अब ये अनसिक्योर्ड है डेफिनेटली। और इनका इसमें एक एक नेगेटिव पार्ट क्या है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जितना भी माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, उसमें से 60% पोर्टफोलियो इनका तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में हमने पिछले एक साल के अंदर बार बार डिस्कस किया है कि फ्लड आया है। सो फ्लड की वजह से हमने देखा सीए ग्रामीण, एक्विटास, ईसैफ एंड और भी बाकी बैंक्स का, एनबीएफसीज का एनपीए लगातार बढ़ा है। तो जब आपका फ्लड की वजह से ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा लेंडर जिसका उस एरिया में थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा पोर्टफोलियो है, उस पे थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो वही एक पॉइंट हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में। इनका बिकॉज लास्ट ईयर जो फ्लड हुआ था, उसकी वजह से धीरे धीरे इनके एनपीए बढ़ने लग गई, डेलिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ने लग गई। इस क्वार्टर में भी इनका एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है जेएलजी पोर्टफोलियो के अंदर। लगभग 6% है ये माइक्रो फाइनेंस इनके टोटल लोन बुक का। और इनका एनपीए कितना बढ़ा है? 1.88% का ग्रॉस एनपीए था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लास्ट क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ करके 1.90% पे हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो आपको हार्डली 2 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट दिखेगा उसमें। लेकिन हमको ये देखना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या बोलता है। बैंक बोलता है कि रिटेल, रूरल और एसएमई ये हमारा मेन पोर्टफोलियो है। तो रिटेल, रूरल, एसएमई का अगर आप एनपीए देखोगे, ये देखो रिटेल, रूरल, एसएमई का जो एनपीए का चार्ट है इनका, लास्ट क्वार्टर में 1.38% का ग्रॉस एनपीए था इनका रिटेल, रूरल, एसएमई, जो कि कोर बुक है बैंक का। इस क्वार्टर में ये एनपीए बढ़ करके 1.46% पे हो गया। सो यही एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये क्यों बढ़ा है? बिकॉज जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस किया, माइक्रो फाइनेंस के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का थोड़ा सा डेलिक्वेंसी बढ़ा है बिकॉज ऑफ फ्लड। तो उसकी वजह से ये एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। अब पॉइंट आता है कि इस पे मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो आपने एक एक जंप देखा है हमारे ग्रॉस एनपीए के अंदर, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं करने वाला हमारे टोटल लोन बुक को। बिकॉज पहला पॉइंट तो ये कि वो टोटल लोन बुक का सिर्फ 6% पार्ट है। दूसरा पॉइंट ये कि उस पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे इस बैंक ने सबसे पहला काम किया, क्या किया है, वहां पे फ्रेश लोन देना ऑलमोस्ट कम कर दिया है। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे इनके माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो की, तो ये एक्चुअली लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डी ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर में 12,700 करोड़ का पोर्टफोलियो था, अब ये 12,694 करोड़ का पोर्टफोलियो है। और अगर आप लास्ट ईयर से भी कंपेयर करोगे तो हार्डली 12-13% की ग्रोथ आई है इनके माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो में। तो बैंक ने सबसे पहला काम यही किया है कि इस पोर्टफोलियो में फ्रेश लोन देना काफी कम कर दिया है। देन इन्होंने वहां पे वही जो मोस्टली हम देखते हैं कि लेंडर्स करते हैं इस केस में, नए एम्प्लॉयज को वहां पे डिप्लॉय किया गया है ताकि कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर इंप्रूव हो आने वाले टाइम में। और बैंक का कहना है कि सेकंड क्वार्टर में भी हम थोड़ी सी एग्रेसिव प्रोविजनिंग करेंगे। इस क्वार्टर में भी इन्होंने एग्रेसिव प्रोविजनिंग करी है बिकॉज ये कंजर्वेटिव बैंक है, प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा करता है ये बैंक, जो कि अच्छा है क्योंकि फ्यूचर में चल के कोई बड़ा आपको इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा इनके पीएनएल के अंदर। तो बैंक का कहना है कि सेकंड क्वार्टर के अंदर भी हम थोड़ी सी एग्रेसिव प्रोविजनिंग करेंगे। थर्ड क्वार्टर से आपको दिखेगा कि इसका जो इंपैक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर इसका इंपैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला हमारे एसेट क्वालिटी के ऊपर इसकी वजह से। बिकॉज इसको छोड़ के, मतलब माइक्रो फाइनेंस को छोड़ के, बैंक के बाकी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो, एसएमई हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, व्हीकल लोन हो, ट्रैक्टर लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, जितने गोल्ड लोन भी इन्होंने स्टार्ट किया अभी, सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें बैंक का कहना है एसेट क्वालिटी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा अच्छा है। उनका एसएमए नंबर भी काफी अच्छा चल रहा है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 1 या 2 ईएमआई मिस करी है, वो वाला पार्ट भी काफी अच्छा चल रहा है। तो सिर्फ ये एक माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पे थोड़ा हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन सेकंड क्वार्टर से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगा।
अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आपका ग्रॉस एनपीए बड़ा है तो बैंक क्या करता है, अपना प्रोविजनिंग बढ़ाता है। प्रोविजनिंग बढ़ाएगा तो क्या होगा, उसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये वाला स्लाइड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका जो ये पीएनएल का जो इन्होंने स्लाइड शेयर किया है, ये अगर आप स्लाइड देखोगे इनका पीएनएल का, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इससे हमको एक समझ आएगा कि एक लैंडर के बिजनेस में, एक लैंडर के पीएनएल में और एक नॉन लैंडर के पीएनएल में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप इनका ये पीएनएल देखोगे तो इंटरेस्ट इनकम बैंक का 28% से ग्रो हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का 25% से ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, मार्केट से कितने पे लोन उठाया, आगे कितने पे लोन दिया, बीच का जो गैप है वो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया। देन फी एंड अदर इनकम, इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। ट्रेडिंग गेन वही, तो ये तो मतलब इसमें तो नेगेटिव ग्रोथ है -67% की, बट ये आपका मेन बिजनेस नहीं है। मेन बिजनेस तो आपका लोन देने का है, तो उसमें तो अच्छी ग्रोथ है। देन आप ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ है 22%। ऑपरेटिंग इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन तो भी 24% की ग्रोथ आती है। प्लस अगर हम इसमें एक्सपेंसेस वगैरह को माइनस कर देते हैं तो जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आईडीएफसी बैंक का, वो 25% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मतलब यहां तक अगर आप देखो तो ग्रोथ काफी अच्छी लग रही है, 25% की प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन यहां पे जब आप इसको देखोगे, पैट के नंबर को जब आप देखोगे तो ये -11% है। मतलब नेट प्रॉफिट इस बैंक का 11% से गिरा है ऑन अ वाई बेसिस। अब ये क्यों गिरा है, बिकॉज ये प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में ये जो प्रोविजन का नंबर है, ये सबसे बड़ा हिट करता है किसी भी एक लेंडर के पोर्टफोलियो को। यही वो रीजन है जिसमें आपने पिछले 2 साल में देखा, सारे कितने सारे बैंक्स एनबीएफसी के स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई मारा। क्यों मारा, बिकॉज ये जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो उन बैंक्स और लेंडर्स का लगातार कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, बिकॉज पास्ट के जो बैड लोन्स थे वो इस अच्छे साइकिल में उनकी रिकवरी हो रही थी। उन्होंने उसका एनपीए प्रोविजनिंग तो पहले ही कर दी थी उन बैड लोन्स की। अब क्योंकि उनमें से रिकवरी हो रही थी तो बैंक अपना प्रोविजनिंग घटा रहा था। प्लस पुराने लोन में से रिकवरी हो रही है तो आपका अदर इनकम बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट बैंक के पीएनएल के ऊपर हो रहा था। उनका प्रॉफिट 50% 100% से ग्रो कर रहा था। लेकिन अब पिछला 6 महीना 1 साल अगर आप देखोगे तो अब कौन सा टाइम आया है, अब नॉर्मलाइजेशन का टाइम आया है। अब हर एक बैंक का धीरे धीरे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ने लग गया है, उनका एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ने लग गया है। तो यहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आप देखोगे कि प्रोविजनिंग का नंबर इनका 109% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मतलब प्रोविजनिंग बैंक ने डबल से भी ज्यादा कर दी है। तो हमने वो डिस्कस किया कि ये बैंक कंजर्वेटिव बैंक है, बहुत एग्रेसिव प्रोविजनिंग करता है, इसी की वजह से इनका पैट का जो ग्रोथ है वो -11% हुआ है। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग गेन, ये जो इनको ट्रेडिंग गेन के अंदर जो नेगेटिव ग्रोथ हुई है उसको अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 7% का होता इस क्वार्टर के अंदर वाई बेसिस में। लेकिन इसको इंक्लूड करके ये -11% दिखा रहा है। बट फिर भी अगर 7% की भी ग्रोथ है तो वो भी अच्छी ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट की, बिकॉज आपका लोन बुक का ग्रोथ 20% से ज्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ आपका 40% है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% है। तो ये प्रॉफिट का नंबर डेफिनेटली आपका 20-25% के रेंज में होना चाहिए। बट वो क्यों नहीं है, बिकॉज आप प्रोविजनिंग बढ़ाते जा रहे हो। लास्ट क्वार्टर में भी बैंक ने प्रोविजनिंग बढ़ाया था जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट नीचे आया। अगेन इस क्वार्टर में इस बैंक ने प्रोविजनिंग बढ़ाया जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट फिर से नीचे आया है। तो पूरा रिजल्ट अगर हम देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, बाकी सारे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर पे अगेन एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इनके शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप ये समझो, मैंने एक बिजनेस में पैसा डाला, पूरे साल उस बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट करके रखा। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन मेरी ये होती है कि साल के एंड में वो बिजनेस प्रॉफिट देगा। अगर वो प्रॉफिट नीचे चला जाए तो मेरे लिए तो एज अ शेयर होल्डर वो नेगेटिव है डेफिनेटली। अब उसका रीजन कुछ भी हो, आपका एनपीए बढ़ गया, आपका कॉस्ट बढ़ गया, आपने ब्रांचेस ज्यादा खोल दिए, आपका लोन बुक का ग्रोथ नहीं हो पाया, आप रीजन कुछ भी दे सकते हो उसका। लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट जब नीचे आया है तो ये किसी भी एंगल से शेयर होल्डर इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये पेन है। अब हमको ये देखना है कि बैंक आगे का क्या कह रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक ही इनका कॉस्ट टू इनकम का भी इन्होंने एक स्लाइड शेयर किया, आई थिंक यहीं पे एक स्लाइड इन्होंने शेयर किया था कॉस्ट टू इनकम का। बैंक क्या बोल रहा है कि आज के टाइम पे हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 72% है। क्यों, बिकॉज हम 5-6 साल पुराने बैंक है, हमको इतने ब्रांचेस ओपन करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज हायर करना पड़ता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने अभी कुछ रिसेंटली लॉन्च किए हैं, तो हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो ज्यादा रहता है। आने वाले टाइम में हमारा गाइडेंस क्या है कि कॉस्ट टू इनकम हमारा लगातार कम होगा,
एंड FY27 तक हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है वो 65% पे आ जाएगा। आई थिंक इन्होंने ये स्लाइड यहाँ पे शेयर किया था। तो ये इनका पास्ट का कॉस्ट टू इनकम है। 95% का कॉस्ट टू इनकम था इस बैंक का जब ये बैंक बना था। और आज के टाइम पे इनका 70% के आसपास का कॉस्ट टू इनकम है। आगे का गाइडेंस क्या दिया है बैंक ने कि हमारा कॉस्ट टू इनकम जो है, आई थिंक ये इन्होंने शेयर तो किया था, इसी स्लाइड में है। तो 65% का गाइडेंस दिया है बैंक ने अपने कॉस्ट टू इनकम का बाय FY27। मतलब अगले 3 साल में बैंक बोल रहा है कि हमारा कॉस्ट टू इनकम कम होकर के 65% के आसपास आ जाएगा। अब वो कम कहाँ से होगा? बिकॉज डेफिनेटली आपने जो ब्रांचेस ओपन किए हैं तो वो ब्रेक इवन करेंगे, उन वो ब्रांचेस प्रॉफिटेबल होंगे, तो एक तो वहां से आपका कॉस्ट टू इनकम कम होगा। दूसरा कॉस्ट टू इनकम कहाँ से कम होगा? आपके जो प्रोडक्ट्स आपने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जैसे इनका क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी लॉस में है, अभी रिसेंटली इन्होंने लगाया उसको। वेल्थ मैनेजमेंट वाला भी जो सेगमेंट है वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड किया है। देन किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे गोल्ड लोन है, वो भी अभी इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड किए, ये भी आगे चल के ब्रेक इवन करेंगे, इनमें भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, तो वहां से भी कॉस्ट टू इनकम कम होगा। तीसरा जो हमने डिस्कस किया वो बोरोइंग वाला, लीगेसी बोरोइंग। तो लीगेसी बोरोइंग FY26 के बाद बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो वहां से भी कॉस्ट बचेगा बैंक का। तो ये मेन लीवर्स हैं जहां से इस बैंक का कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होगा। एंड कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होगा तो मतलब बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये गाइडेंस FY27 तक के लिए है। अब इस साल में क्या गाइडेंस दिया है बैंक ने? सो IDFC फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट ने बोला है कि FY25 में हमारा ROA भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। इस क्वार्टर में तो ROA इनका 1% से भी नीचे आ गया है। और FY25 के लिए बैंक बोल रहा है कि हमारा ROA जो है वो 1% से लेकर 1.10% के बीच में रहेगा। अगले साल हमारा ROA का जो नंबर है वो 1.2% तक जाएगा। और फिर FY27 में हम 1.4% के आसपास अपने ROA के नंबर को लेकर के जाएंगे। क्योंकि इस साल अगले क्वार्टर में, मतलब सेकंड क्वार्टर में भी हमको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस का जो पेन है NPA का, ये थोड़ा बढ़ सकता है। तो सेकंड क्वार्टर भी हमारा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला, हमारा प्रोविजनिंग का नंबर बढ़ेगा वहां पे। थर्ड क्वार्टर से हमारा प्रोविजनिंग क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी थोड़ी सी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो शेयर होल्डर के लिए इससे मैसेज क्या है कि आपका जो नियर टर्म है, शॉर्ट टर्म है, अगला 1 साल एटलीस्ट, इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आने वाली, बिकॉज ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैंक को रिजॉल्व करने हैं। अगले 1 से 1.5 साल के बाद हम इनके प्रॉफिटेबिलिटी में एक हेल्थी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कम होंगे लगातार, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट का नंबर बढ़ेगा। और एसेट क्वालिटी को लेकर के तो बैंक काफी कॉन्फिडेंट है, पास्ट का एग्जीक्यूशन भी हमने देखा है काफी अच्छा है बैंक का, तो वो पॉइंट है। लेकिन नियर टर्म इस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ये पेन कंटिन्यू रहेगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यही है कि इसका प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे IDFC फर्स्ट बैंक का, तो ऑलरेडी 1.9 के आसपास के प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक इनका ट्रेड कर रहा है। ROE इस बैंक का 1% के आसपास है। ग्रोथ ऑब्वियसली 20-25 के आसपास है, लेकिन ROE का नंबर भी आपका 10% है। तो ऐसा बैंक जो अभी आगे प्रोग्रेस कर सकता है, किया नहीं है डेफिनेटली, वो नंबर आगे इनका आने वाले टाइम में इन्होंने गाइडेंस दिया है। और उसके कंपैरिजन में अगर मैं बाकी बैंक्स देखूं तो जैसे HDFC है, कोटक है, ICICI है, जो कि 2.5 से 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि IDFC आज 2.5 से 3 का प्राइस टू बुक डिजर्व करता है। मतलब प्राइस टू बुक का मैं री रेटिंग यहां से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता नियर टर्म में, जब तक बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूव ना हो जाए। बिकॉज अभी तो बैंक ठीक है, कॉन्फिडेंट है कि हमारा माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा पेन नहीं है, इसको हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन कल को चल के अगर ये ज्यादा बड़ा पेन बढ़ा तो हो सकता है बैंक का ग्रॉस NPA और ज्यादा खराब होने लग जाए, तो वहां पे तो ये प्राइस टू बुक और नीचे आना चाहिए। तो अभी तो वही वेट एंड वॉच वाला गेम है इस बैंक के साथ में। डेफिनेटली बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पास्ट में, एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहा है, बट आज मतलब एज एन इन्वेस्टर मेरा कोई खास इंटरेस्ट बनता नहीं है इस तरीके के बिजनेस में, जब मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रहने वाला है। मैं ट्रैकिंग कंटिन्यू रखूंगा, एंड जब मुझे लगेगा कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, बैंक का ROE का नंबर बढ़ रहा है, तब मेरा एक वहां पे एक अच्छा एग्जीक्यूशन का पॉइंट बन सकता है स्टॉक के अंदर। बिकॉज वहां पे मैं अगर वैल्यूएशन थोड़ा बहुत फेवरेबल रहा तो मैं एक अच्छी री रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूं। बट जब तक इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर कम नहीं आएगा, तब तक बैंक के स्टॉक में मैं एज ए इन्वेस्टर कुछ खास ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सो ये पॉइंट है। बाकी इनका कॉन कॉल एनालिसिस भी करेंगे मैनेजमेंट का, और ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे ही।
एंड साथ में आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।